मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो मसूर दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज आकांक्षा भाभी ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का से रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वो बोले थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, आकांक्षा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद थे। मैं घबरा गई। मैं बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आँख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले, आकांक्षा दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने के लिए घर आए हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हैं। हाँ, निशा भी तो सो रही है ना। भैया ने ना में सिर हिला दिया और मुझसे बोले, फिर तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से क्यों बंद था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपने 2 मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ ही ये सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 18 साल की कम उम्र की और डरपोक सी लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों को ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसलिए वो सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया सुंदरी। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली। जल्दी चलो, भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, सुंदरी दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी भी आँख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आँख खुली। मेरे साथ साथ संगीता भी जाग गई थी और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैनी सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नज़रअंदाज कर दिया था कि ये सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। मैं और संगीता एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी 12th के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टी चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होगी।
वो मुझे देखकर फौरन ही कहने लगी कि सुंदरी, जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वो कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं आकांक्षा भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वो हाँ में सिर हिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और संगीता के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई और वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ा रही हैं। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में हैं। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। तो वो चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा था। फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है। दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी, लेकिन संगीता को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं संगीता से किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम से गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हो, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे संगीता से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संगीता ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भैया के सामने आने का टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूं सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि संगीता ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने संगीता को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के सब अभी मुंह में ही थे कि संगीता ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहता है कि कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है कि घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी ही दुश्मन बनी हुई है। भैया संगीता की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और संगीता को गले लगाकर प्यार से कहने लगे और बोले, संगीता, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। संगीता कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हम सबसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, आकांक्षा, आजकल संगीता घर में होती है, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, राहुल, संगीता हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो। बस इस तरह से तुम बोर भी नहीं रहोगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे आकांक्षा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी,
कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर था। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी गेम ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे और भैया ने संगीता के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, आकांक्षा तुम और सुंदरी कैरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो संगीता मुझे बड़े ही जोश में लग रही थी। वो बोली, सुंदरी मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। भैया संगीता के लिए तो बच्चे वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखते रह गई थी। तकरीबन 1 घंटे छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली आई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था। मैं इस फिक्र में घुलती चली जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि संगीता पुरानी किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वो इस तरह चौंक गई थी कि झट से वो किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर संगीता को तो बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और संगीता की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो बोली, सुंदरी तुम भाभी को ये रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस बार उसे पूछा, क्यों, क्या हुआ। संगीता जल्दी से उठकर कमरे के पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं संगीता की बात झुठला भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा दिन घर में ही तो होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने संगीता को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकत करूँगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो संगीता टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं भी संगीता और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी दाल कहाँ गई। भाभी बोली, वो तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी थी। तो ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती गई। घर के काम कर रही थी, तब अचानक मुड़कर बोली, संगीता कहाँ है। मैंने बताया कि वो तो छत पर गई है। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक से ही उड़ गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने इसे झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगे। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत ही देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी संगीता को बुरी तरह से डांट रही थी। संगीता के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने संगीता को गले से लगा लिया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी। अपनी भाभी के साथ संगीता ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैं संगीता का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी। संगीता घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, संगीता मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर कैसे चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर संगीता एकदम से मुस्कुरा गई थी। वो बोली, सुंदरी मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते ही पाया था। वो बोली, सुंदरी जल्दी से दाल लाकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और संगीता को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ। वैसे इतनी देर में संगीता भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई तो संगीता भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि संगीता भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने संगीता के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, संगीता बता मुझे क्या मालूम हुआ तुझे। संगीता बड़ी परेशान ही लग रही थी। वो बोली, सुंदरी मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। वो खिड़की बहुत छोटी थी, उसे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने संगीता को कसम दी कि वो भैया को इस बारे में कुछ भी न बताए। वो बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचो। मैंने संगीता को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वो मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी। न जाने कितने देर में सोती रही। जब भैया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबरा कर उठ बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो बरामदे में मैंने भैया, भाभी और संगीता को देखा। मुझे लगा संगीता ने भाभी की हकीकत भैया को तो बता दी, तभी तो वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, सुंदरी मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा संगीता की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है। भैया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम संगीता से मुझे ये पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम से डर गई थी। मैंने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी संगीता ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, राहुल आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है वो सुधर जाएगी। भैया अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन ही नहीं है, बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटी भी समझता हूँ। तुम अपनी माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने संगीता का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने संगीता से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वो ये सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों से गिराना चाहती हैं। संगीता की बातें तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े ही खामोश थे। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये उनकी मेहरबानी थी कि वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें, जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वो आए। मैं जैसे ही घर गई भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने के लिए बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इसी बात का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर में लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप कमरे का दरवाज़ा खोलिए।
भैया के पास एक कतार था जिसके जरिए से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वो तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और संगीता भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनवाने के लिए आया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर लेकर आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो भाभी से बोले, आकांक्षा, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, राहुल, भगवान जानता है मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटी की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे। तब मुझे ये वहम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वो बोली, एक साधु बाबा हैं जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से संगीता पर ध्यान न रख सकी। मुझसे चूक हो गई। संगीता अपने ही इलाके के आवारा लड़के सुमित से मोहब्बत कर बैठे और इनके दरमियान चिट्ठी और हाथ का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे संगीता पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे सुमित का खत नजर आया। उसमें उसने संगीता की बहुत तारीफ करी थी। मैंने वो खत संगीता को दिखाते हुए कहा, इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। संगीता रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे सुमित में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। उनके सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया, भाभी को कुछ मत कहना, वो हमारी माँ जैसी हैं। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना।